Hello students, in the last class we have discussed about this topics of changes, that is world of changes, and what we have discussed was irreversible and reversible changes and periodic and non-periodic changes. Today we will start with desirable and undesirable changes. As the name suggests, desirable, that means one, the changes which occur as per our desire, but that doesn't means कि ऐसा change कि भाई ये पास हो जाए मैं फेल हो जाऊँ या वो फेल हो जाए मैं पास हो जाऊँ ना, ऐसे चेंजेस नहीं. ये आपकी डिज़ायर हो सकती है बट ये this won't be considered as a change. That was just a joke. But desirable changes, changes which occur in nature, मतलब हम क्या चाहते हैं नेचर में हो. चेंजेस विच वी विश, यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं, वी विश टू अकर इन नेचर, यस, आर डिजायरेबल चेंजेस. चेंजेस विच वी विश टू अकर इन नेचर, वो चेंजेस जो हम चाहते हैं कि नेचर में हो. अब आप नेचर में क्या चाहोगे? ऑब्वियसली जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू विल विश कि फोटोसिंथेसिस हो, so a desirable change. Fruits ripe हो, so ripening of fruits, desirable change, है ना. और बहुत सारे हो सकते हैं. दूसरा हम ले सकते हैं कि रेनफॉल हो. ये सारे ही चेंजेस विच आर fruitful for us, fruitful for nature, fruitful for the whole world are the changes which are considered as desirable changes. तो changes which we wish to occur in nature, जो हम चाहते हैं कि नेचर में हो, जो सबकी भलाई के लिए हो, वो desirable changes कहलाते हैं. While changes which we do not wish, भाई होना नहीं होना is not our part, which we do not wish to occur in nature, जो हम नहीं चाहेंगे कि ये नेचर में हो, प्रकृति में ये सारे चेंजेस आए, तो दोज चेंजेस आर अनडिजायरेबल. लाइक नोबडी वांट्स कि साइक्लोन आए, नोबडी वांट्स कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो, नोबडी वांट्स कि अर्थक्वेक्स आए, नोबडी वांट्स कि फ्लड्स हो, नोबडी वांट्स कि ड्रॉट्स एंड फेमीन्स हो. ये सब हम नहीं चाहते हैं कि नेचर में, बट होता है. So nothing is in our control, neither desirable nor undesirable, but these type of changes occur in nature, and that's why we have categorized these in two. But what we do not wish to occur in nature, हम नहीं चाहते कि नेचर में हो, तो उन चेंजेस को हम undesirable changes बोलते हैं, जैसे कि volcanic eruption, earthquakes, floods. कोई भी नहीं चाहता बाढ़ आए और सब डूब जाए और तबाही मच जाए, लैंडस्लाइड्स, है ना. बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो यहाँ पर मेंशन हम कर सकते हैं इन दी अनडिजायरेबल चेंजेस एज वेल एज डिजायरेबल चेंजेस. सो दीज आर दी, दिस वाज अबाउट डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज, अभी जो नेक्स्ट इसका चेंज आने वाला है, दैट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट चेंजेस. अब बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं नेचर में. सी एट वन टाइम चेंज कैन बी ऑफ मेनी टाइप. ऐसा नहीं है कि जो स्लो चेंज है वो डिजायरेबल नहीं हो सकता. जैसे फोटोसिंथेसिस स्लो है, डिजायरेबल भी है. अर्थक्वेक क्या बोलोगे, स्लो है फास्ट है? सो स्लो चेंजेस, द चेंजेस विच अकर इन नेचर, जो होते हैं हमारे, बट दे टेक टाइम. विच स्लो चेंजेस occur slowly, that means they take time to occur, more time to occur. इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है चेंज होने में, है ना. जैसे बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप वुड लकड़ी जला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू पुट स्टिक्स फायरवुड को आपने इकट्ठा किया एंड इफ़ यू पुट अप मीन्स आपने उसको बर्न किया तो इट विल स्टार्ट बर्निंग एंड गिविंग यू एनर्जी एज सून एज इट बर्न्स. नो,
इफ़ यू हैव हर्ड, आप अपनी दादी और इनसे पूछना कभी कि जब वो चूल्हा जलाने की बात कभी सुनी हो उन्होंने, और उन्होंने तो डेफिनेटली सुनी होगी क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, तो कभी ना कभी इन लोगों को गांव में, अभी कोई नहीं करता ये सब चीज़ें, अब तो गांव में भी एलपीजी और ये सब कुछ आ गया है, बट स्टिल चूल्हा जलता है कई घरों में। कुछ लोग भी करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चूल्हा जब जलाते हैं, यानी कि हम जब लकड़ियाँ जला के और वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, तो ऐसा होता था पहले के ज़माने में, या हम बोल सकते हैं कुछ सालों पहले, जब घर में यही सब कुछ होता था खाना बनाने के लिए, फायरवुड का यूज़ किया जाता था कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कुकिंग फ्रॉम 6 o'clock 5:30 यू हैव टू स्टार्ट द थिंग्स, कि आप लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख दो और उनको जलाना शुरू कर दो, तो बाय 6 द wood will burn properly and it will give enough amount of energy so that you can cook your food. बट एलपीजी में ऐसा नहीं होता, अभी सोचा है बनाना है, अभी गैस ऑन करो और बन जाएगा, इट विल स्टार्ट गिविंग यू द एनर्जी फास्टली और रैपिडली, सो दैट विल बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ फास्ट चेंज while burning of wood is a slow change. And there are many example like respiration. आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, हम सबकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट द फूड वी ईट, it first of all get digested. After digestion the food get assimilated in blood, and that blood combines with oxygen and slowly it releases energy wherever to all the organs wherever it is being supplied to the circulatory system. ठीक है, तो अगेन ये बहुत कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, आपको बहुत धीरे धीरे होता है रेस्पिरेशन. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. एंड इफ वी टॉक अबाउट फास्ट चेंजेस, देन चेंज विच अकर in less span of time, जो कम समय में ही हो जाए, थोड़े ही समय में वो चेंज आ जाए, उसको हम बोलेंगे फास्ट चेंज. स्लो चेंज में आप एक और चेंज लिख सकते हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कंपैरेटिवली तो वो स्लो ही है, 5-6 घंटे लगाता है दूध से दही बनने में. यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं फास्ट चेंज में, देन बर्निंग ऑफ एलपीजी. एलपीजी जब बर्न होता है तो तुरंत होता है, ऐसा नहीं है कि हमें अभी बर्न कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद मिलेगी. लकड़ी जलती है, उसमें टाइम लगता है, तो चूल्हा जब जलाते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है. बट एलपीजी के केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट अ लाइटर, गैस बर्नर और सिलेंडर होना चाहिए, आप फ़ौरन जलाओ और हो जाएगा. सो दैट इज़ अ फास्ट चेंज. एंड देर आर मेनी फास्ट चेंजेस अदर देन बर्निंग ऑफ एलपीजी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही चेंज है, और भी चेंजेस हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी के अलावा, जैसे कि बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स. फटाके आप जलाते हो तो जब जलाया तभी जल गया वो, बहुत पहले से आपको फटाके की तैयारी नहीं करनी पड़ती है. ठीक है, तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स. एंड फास्ट चेंज में और भी बहुत सारे चेंजेस आप ले सकते हो. ठीक, तो दिस वाज अबाउट स्लो एंड फास्ट चेंज. नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वाई वेरी इम्पॉर्टेंट? बिकॉज this topic you will be studying in your class 7th as a chapter. Whole chapter will be based on this topic. So आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी ही क्लियर हो जाने चाहिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को लेकर. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिकल चेंज? तो इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल चेंज, देन फिजिकल चेंज इज द चेंज वेयर देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी. द चेंज where there is change in physical property. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है तो वो चेंज फिजिकल चेंज है. कैसे? देखो, फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस. अब मेल्टिंग ऑफ आइस में हो क्या रहा है? आइस इज अ सॉलिड फॉर्म और उसकी सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप कौन सी प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे? स्टेट, कलर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. All these are physical properties, the properties which we can feel and touch. हम महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, है ना, वो सारी ही प्रॉपर्टी
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कुछ भी चेंज आता है तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, जैसे कि पानी में आप कुछ फूड कलर ऐड कर दो, कलर चेंज हुआ है, नथिंग है, कुछ नया नहीं बना, है ना। टेम्परेचर, गर्म ठंडा, कम करो ज़्यादा करो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, नथिंग इज़ देयर इन द उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जा रही है, ठीक। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, बट इनसे नया सब्सटेंस नहीं बनता। सो इन अ फिजिकल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंडली अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, आप पहचानोगे, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कभी भी फिजिकल चेंज में नया कुछ भी नहीं बनेगा, नया सब्सटेंस नहीं बनता। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होके भी वाटर ही था जिसको आपने आइस बनाया, अभी भी वो वापस से वाटर हो गया, आप उसको और हीट दोगे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, और वाटर वेपर को ठंडा करोगे भाप को तो वो वापस से पानी में बदल जाएगा, फिर पानी को आप फ्रीज करोगे तो फिर से आइस में आ जाएगा, यानी वो साइकिल चलता रहता है, नया कुछ नहीं बन रहा, उनकी सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है, फेज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो कि दिस इज़ अ वुडन स्टिक, मान लो ये लकड़ी की एक स्टिक है और मैंने इसको तोड़ दिया तो ये टूट गई है, नया क्या बना, नथिंग, टूट कर भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं। सो अगेन दैट इज अ फिजिकल चेंज। हाँ, अब मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताती हूँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज, और मैंने बताया था कि ये चेंज और फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटली डिफरेंट है, ये रिलेटेड है बट सेम नहीं है। तो रिवर्सिबल चेंजेस यानी फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, ज़्यादातर तो रिवर्स हो जाते हैं, बट हमेशा रिवर्सिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो ये पेंसिल थी ना, मैंने बताया कि मान लो कि लकड़ी की एक स्टिक है और जो तोड़ दिया मैंने, इसको कई पार्ट्स कर दिए, तो क्या नया बना, नथिंग। सो जब नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो चेंज फिजिकल है, और चेंज जिस रीज़न से आता है वो रीज़न को हटाने पे अगर चेंज अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए तो वो रिवर्सिबल है। तो ये रिलेटेड है, सेम नहीं है, जनरली रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं, बट हो हमेशा या सारे ही फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो ये कहना गलत होगा। जैसे कि ग्लास रखा है यहाँ पे, मान लो कांच का, वो गिर के टूट गया, तो उसके टूटने का कारण है एक हाइट से गिरना। अब हम उठा के वो सारे ग्लास के टुकड़े अगर हम वापस यहाँ रख देते हैं, विल इट चेंज इनटू अ ग्लास? नो, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी रीज़न था वो हमने वापस रिवर्स कर दिया, फिर भी वो नहीं आया अपनी प्रीवियस पोजीशन में, तो इरिवर्सिबल है। लेकिन क्योंकि ग्लास टूटने के बाद भी छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों में ही उसमें बदला, तो नया कुछ नहीं बना, इसीलिए वो फिजिकल है। तो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज उसको हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक। सो नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, changes are generally reversible and there is change in the physical property, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। So this was about physical changes, ठीक। मेल्टिंग है, टेयरिंग है, यानी पेपर है, मान लो आपके पास एक कोई पेपर है, आपने पेपर को फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिजिकल चेंज, फोल्ड कर दिया, फिजिकल चेंज। तो ये सारे ही चेंजेस फिजिकल चेंज कहलाएंगे। Then comes the chemical change। फिर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंजेस की बात करोगे तो देयर इज चेंज इन द फिजिकल, सॉरी, देयर इज चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा हर सब्सटेंस की अलग होती है, हमेशा। एवरी सब्सटेंस इज हैविंग इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी, जो किसी से भी मैच नहीं कर सकती। अगर आप लैब में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में, और वहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारी बॉटल्स में एसिड्स और बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं, देखने में आप उनको पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा नाइट्रिक एसिड है, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑल आर ट्रांसपेरेंट, ऑल आर कलरलेस, ऑल आर देयर इन सिमिलर, दिखने में एक जैसे दिखेंगे, बट दे आर नॉट सेम। तो फिजिकली वो सेम दिख रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयरेंस वाली, ओनली अपीयरेंस। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और भी सारी रिएक्शंस हैं, वो सारी डिफरेंट है, बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो
इफ देर इज चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज ऐसे आएगा कि न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। आप कुछ भी कर रहे हो तो नया प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, मान लो आपने बर्निंग ऑफ वुड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, है ना। वुड को आपने बर्न किया, तो व्हेन यू आर बर्निंग वुड, आपको वुड की बर्निंग पे क्या क्या मिलता है, ऐश, राख, एशेज, प्लस CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस स्मोक, प्लस हीट एनर्जी एंड अ लिटिल बिट लाइट एनर्जी। बहुत थोड़ी सी तो नहीं, वुड में तो ज़्यादा मिल जाती है, पेपर में कम मिलती है, लाइट एनर्जी भी आपको मिली। अब ये सारे प्रोडक्ट्स, मान लो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी वापस से आप थोड़ी इकट्ठी कर लो, स्मोक को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लो और एशेज, तो क्या आप वापस से वुड बना सकते हो? नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये वुड ने बर्निंग प्रोसेस में कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, नए प्रोडक्ट्स बने हैं। एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी, सो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। एक और एग्जांपल आप देखिए, ये मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क को हम कर्डलिंग कर रहे हैं। कर्डलिंग मतलब दही बना देते हैं उसको। कैसे बनाएंगे, आपने ल्यूकवार्म मिल्क लिया और ल्यूकवार्म मिल्क में थोड़ा सा दही डाल के और उसको स्टिर करके रख दिया, घुमा करके उसमें हिला करके रख दिया। आफ्टर 5 to 6 आवर्स अब जब आप देखोगे तो ये कर्ड में, दही में बदल जाएगा। अब देखो बेटा, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, ये शुगर है। जब अब कर्डलिंग प्रोसेस होता है ना, तो ये शुगर का जो मॉलिक्यूल है ये पूरा ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब अलग अलग हो जाएंगे, वो दोबारा से कंबाइन होंगे, लेकिन अब नया केमिकल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और अब यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड। कंपोनेंट्स वही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर जो था केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ, कुछ केमिकल फेनोमेनन ऐसा अकर हुआ कि ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी लैक्टोज शुगर के मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक डाउन हुए, टूटे, डिकम्पोजिशन हुआ उनका और फिर से रीयूनाइट हुए न्यू फॉर्मेशन में। और वो न्यू फॉर्मेशन में उन्होंने क्या बनाया, एसिड। अब बनाया एसिड, तो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो देयर इज चेंज इन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। जो मॉलिक्यूल जैसा बना हुआ था अब नया बन गया, तो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज होता है ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में अगर चेंज आता है तो चेंज केमिकल है ना। ठीक, आई बात समझ में। केमिकल चेंजेस, देयर इज चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हमेशा नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले देख लो कि कुछ नया बन रहा है क्या। नया बन रहा है तो पक्का केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा तो नहीं है। अब देखो एक फल होता है पेड़ पे, ठीक है, पहले वो कच्चा होता है, तो अगर आप उसको कच्चे को तोड़ के खाया होगा आपने कभी, तो खट्टा ज़्यादा लगता है, और जब वो धीरे धीरे पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। यानी कि पहले प्रेजेंट होता है उसमें एसिड, और धीरे धीरे उस कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है राइपनिंग प्रोसेस में, पकने वाले जो प्रोसेस में, कि इट चेंजेस इनटू दी शुगर, और इसीलिए वो आपको मीठा लगता है। पूरा नहीं हो पाता तो कुछ खट्टा और कुछ मीठा लगता है। तो दिस इज हाउ दीज चेंजेस अकर एंड ऑल दीज चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट डिजायरेबल चेंज भी है, रेनफॉल फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बन रहा। वाटर साइकिल चल रहा है, बस वाटर का फेज चेंज होता जाता है, पहले इवेपोरेट होता है लिक्विड से, फिर ऊपर जाके कंडेंस होता है, फिर फॉल डाउन हो जाता है, तो वो फिजिकल चेंज है। इस तरीके से हम चेंजेस को क्लासिफाई करते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस 3 टाइप ऑफ चेंजेस, desirable, undesirable, slow and fast change, and physical and chemical changes. Broadly we have discussed all type of changes. In the next class, जो हमारी next class होगी, उसमें हम पढ़ेंगे application of these changes, कि how we can apply these changes in our lives to get the benefit of these changes. कैसे हम इन changes को हमारी practically जो life होती है उसमें practically इनको apply करके इनका फ़ायदा ले सकते हैं। सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दोज चेंजेस। जितना हमने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में पढ़ के रखिएगा, सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।